Hello everyone, wish you all a very happy Holi. So today we are going to cover our remaining topics of contract of agency. So let's start. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट टॉपिक में हमने एक वर्ड पढ़ा था या फिर एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज सब एजेंट। सब एजेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सब एजेंट कौन पर्सन होता है। सब एजेंट पर्सन होता है जो कि एजेंट अपॉइंट करता है अपनी ड्यूटीज को पूरी करने के लिए, वो हमारा होता है सब एजेंट, और उसको प्रिंसिपल की अथॉरिटी नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं सब एजेंट। तो दूसरा बात जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। अब इन दोनों में फर्क समझना क्या है। हम एक साइड लिखते हैं सब एजेंट और दूसरी साइड हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। यहां पे प्रिंसिपल ने पावर डेलीगेट करी एजेंट को, और एजेंट उसी चीज को करने के लिए वो पावर आगे डेलीगेट कर रहा है किसी फर्दर एजेंट को। फर्दर एजेंट को बोलते हैं हम सब एजेंट। बट यहां पे प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम बोला है, लेट्स से, और ये बोला है कि ये काम आपको किसी दूसरे बंदे से करवाना है, तो एजेंट ने वो काम पूरा करने के लिए किसी अदर पर्सन को अपॉइंट किया, तो उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। जैसे जो प्रिंसिपल का काम था वो था रिटेल सेल का, और एज यू ऑल नो रिटेल सेल में क्या होता है हमारा गुड्स प्रोवाइडर। अब यहां पे प्रिंसिपल के पास एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी। अब एजेंट को बोला प्रिंसिपल ने कि आप एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करो रियल एस्टेट जो कि इस प्रॉपर्टी को सेल करवा सके। तो एजेंट ने एक प्रॉपर्टी डीलर का नंबर दे दिया, प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट कर लिया फॉर सच सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। अब एजेंट ने क्या वो गुड्स सर्विसेज के लिए जो वो अपॉइंट हुआ था क्या वो पावर डेलीगेट करिए किसी और को? नहीं। उसके अलावा कोई और काम प्रिंसिपल ने बोला था, ऑल्टरनेटिव काम, उसको पूरा करने के लिए किसी और को अपॉइंट किया उसने, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। मतलब जो काम उसके पावर में नहीं था और प्रिंसिपल ने उसको दिया, और वो आगे उसने किसी और से करवाया प्रिंसिपल के कहने से, कि प्रिंसिपल ने तो बोला था कि कोई प्रॉपर्टी डीलर अपॉइंट करो, तो उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। और जब बिना प्रिंसिपल की परमिशन के वो आगे अपनी पावर को डेलीगेट करे उसको हम बोलते हैं सब एजेंट। तो सब एजेंट तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। तो जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। बेस मैंने आपको समझा दिया है कि बेस क्या है इसका, आगे हम पढ़ते हैं। पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि एजेंट अपॉइंट करता है विद द कंसेंट एंड परमिशन ऑफ सच प्रिंसिपल, सच पर्सन आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और उसी एजेंट को क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूट एजेंट। ड्यूटी ऑफ एजेंट टू एक्सरसाइज द रीजनेबल स्किल्स टू अपॉइंट सच एजेंट। अब यहाँ पे लेट्स से मैं किसी और पर्सन का एजेंट हूं, मतलब किसी प्रिंसिपल ने मेरे को हायर किया था कि आपको किसी और पर्सन को हायर करना है, तो यहाँ पे मेरी क्या ड्यूटी बनती है? मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं रीजनेबल नॉलेज अप्लाई करके, रीजनेबल स्किल्स अप्लाई करके किसी और पर्सन को अपॉइंट करूं। मतलब मुझे अगर अपनी प्रॉपर्टी बिकवानी हो, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, तो मैं किस बंदे को हायर करूंगा? तो वही बंदा मुझे अपने प्रिंसिपल के लिए हायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि जो एजेंट को अथॉरिटी दी गई है प्रिंसिपल के द्वारा कि आपको एक एजेंट और अपॉइंट करना है, तो उसको रीजनेबल स्किल्स लगानी पड़ेगी उसको ढूंढने में और उसको अपॉइंट करने में। इन शॉर्ट सही बंदा अपॉइंट करके लाना पड़ेगा, बस। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। अब नॉर्मली बात कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही सब्स्टिट्यूट, ना ही सब, ना ही कोई और एजेंट। सिंपल सी बात करें कि कोई एजेंट है, उसकी क्या ड्यूटीज बनती है? उसकी ड्यूटी बनती है ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम। मतलब जो इंस्ट्रक्शन उसको प्रिंसिपल से मिली है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन उसको पूरी करनी पड़ेगी और फॉलो करनी पड़ेगी। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है, जो प्रिंसिपल काम कहे सही सही से वो पूरा करना है, और अपनी स्किल्स सही तरीके से अप्लाई करनी है। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। अगर मान लो जितना भी प्रॉफिट उसके पास आ रहा है, जितनी भी सेल उसने करी है, जितनी भी परचेज उसने करी है, उसका सही सही अकाउंट, उसका सही सही खाता प्रिंसिपल को प्रोवाइड करे। एजेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्ट मैनर। ये अपन जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे ये किस बेस पे बना हुआ है कि अगर मान लो एजेंट हमारा ओवर कॉन्फिडेंट है तो गलत डिसीजंस लेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई डिफिकल्ट मैटर अराइज हो,
तो उसको सबसे पहले प्रिंसिपल के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, और जो प्रिंसिपल फिर काम कहे या प्रिंसिपल जो सजेशन दे वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एजेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्ट मैटर। अगर कोई मैटर डिफिकल्ट अराइज हुआ हो या फिर कोई मुश्किल बात या फिर कोई कॉम्प्लेक्सिटी अराइज हो गई है बिजनेस में, तो इट्स बेटर खुद डील ना करे, पहले प्रिंसिपल के साथ कंसल्ट करे, उसके बाद वो डिसीजन ले। थर्ड फोर्थ फिफ्थ वन इज ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, और अपने बही खाते से अपने बैंक अकाउंट से अपने नाम पे कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन ना करे। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, और एजेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि कोई भी अंडर टेबल प्रॉफिट ना कमाए। अंडर टेबल मतलब कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट प्रिंसिपल से छुपा के ना कमाए। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, मतलब उसकी एक अथॉरिटी और थी जो हमने पढ़ी हुई थी कि वो किसी और को डेलीगेट कोई काम नहीं कर सकता। ये उसकी ड्यूटी है कि जो काम उसको दिया गया है वो खुद ही करे, वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। ड्यूटी टू पे ऑल द सम्स रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अब एजेंट को किसी कस्टमर से 10,000 रुपए मिले हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो अपनी जेब में डाल लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल को जाके प्रोवाइड करे। ड्यूटी नॉट टू मिस यूज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको ड्यूरिंग द बिजनेस आर मिली है या फिर ड्यूरिंग द बिजनेस मिली है, जब वो बिजनेस में था, तो वो उसका मिस यूज ना करे। तो ये थे हमारे सारे ड्यूटीज जो उसको एजेंट को पूरी करनी पड़ेगी। बेसिक सी है, रीजनेबल स्किल अप्लाई करनी है, कोई सिगरेट प्रॉफिट नहीं कमाना है, सारे अकाउंट्स प्रॉपर रेंडर करने हैं और कम्युनिकेट करना है, कोई डेलीगेशन नहीं करना है फर्दर। ये सब ड्यूटीज थी उसकी। उसके बाद अब जहां ड्यूटीज आती है, राइट्स वहां पे आते हैं राइट्स ऑफ एन एजेंट। सबसे पहला राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। अब जैसा कि हमने ड्यूटी में पढ़ा था कि अगर कोई सम उसको किसी और से रिसीव होता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो उसको वो प्रिंसिपल को वापस देना पड़ेगा। बट कुछ केसेस हैं जहां पे उसका राइट है कि वो अपने पास रिटेन करके रख सकता है, या तो उसकी सैलरी ड्यू हो, मतलब प्रिंसिपल उसका सैलरी नहीं दे रहा हो, तो सैलरी को सेट ऑफ करने के लिए वो जो अमाउंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे मिला है वो अपने पास रिटेन करके रख सकता है। सेकेंड वन इज राइट टू रिम्बर्समेंट ड्यू, या तो कमीशन बेसिस पे था तो कमीशन उसका ड्यू है, या फिर कोई एक्सपेंसेस उसके लगे हुए थे, अब एक्सपेंसेस उसने आउट ऑफ पॉकेट बियर किए थे, वो प्रिंसिपल से आने थे, अब प्रिंसिपल उसको दे नहीं रहा, तो कोई पैसा उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव हुआ है तो वो एडजस्ट कर सकता है। एंड ड्यू फॉर एडवांसेस, अब कोई एडवांसेस एजेंट ने प्रिंसिपल को दिया हुआ है बट प्रिंसिपल उसको रीपे नहीं कर रहा, तो उस एडवांस के पैसे को भी वो जो पैसा उसको रिसीव हुआ है प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो उसको एडजस्ट कर सकता है। तो ये हमारा राइट ऑफ एन एजेंट। पहला रिटेन कि जो प्रिंसिपल के अकाउंट पे उसको रिसीव हुआ है तो रिटेन करके रख सकता है। सिंपल सा ये था बस। राइट टू रेमुनरेशन, रेमुनरेशन लेने का भी अधिकार है। राइट ऑफ एजेंट लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, अब ये एजेंट का एक राइट है कि वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी के ऊपर लीन एक्सरसाइज कर सकता है। लीन का मतलब क्या, कब्जा कर सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? पहला, जिस पैसे के बकाया होने से वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे कब्जा हासिल करना चाह रहा है वो पैसा हमारा लॉफुल होना चाहिए, मतलब उसने कोई लॉफुल काम किया हो जिसका पैसा बकाया हो, उसी के अकाउंट पे वो सामने वाले की प्रॉपर्टी को जब्त कर रहा हो। प्रॉपर्टी ऑन विच लीन एक्सरसाइज बिलोंग टू प्रिंसिपल, अब जिसकी प्रॉपर्टी है या फिर जिस पे वो लीन एक्सरसाइज करना चाह रहा है वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी का एजेंट था एज एन अकाउंटेंट कि मुझे बही खाते बनाने थे, अब उसने मेरे को 5 महीने की सैलरी नहीं दी, ठीक है, अब अकाउंट्स तो मैंने प्रिपेयर कर दिए, तो मेरे पास राइट है कि मैं अकाउंट को अपने पास होल्ड करके रख सकता हूं जब तक मेरा सारा का सारा पैसा पे ना हो जाए, उसको बोलते हैं लीन। अब राइट ऑफ लीन लूजेस कब राइट ऑफ लीन मेरे पास नहीं रहेगा? पहला, या तो मेरे पास पोजेशन चला जाए गुड्स का, मतलब मैं जब बही खाता उसको दे ही दूंगा तो लीन कैसे एक्सरसाइज करूंगा मैं? एजेंट वेगा है, माफ कर दो कि मुझे नहीं करना लीन एक्सरसाइज, मेरी पॉलिसी नहीं है, जब वो पैसा देगा जब देगा ठीक है। सब्जेक्ट टू कंट्रारी टू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई थी ऑलरेडी जब हमने एजेंसी का रिलेशनशिप बनाया कि अब किसी भी केस में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर लीन एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज राइट टू लीन। उसके बाद राइट टू इंडेमनीफाई, राइट टू इंडेमनीफाई का क्या मतलब है कि उसके पास एक राइट है कि जितने भी उसने अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस किए हैं या फिर जितना भी उसको प्रिंसिपल के अकाउंट पे लॉस हुआ है
वो सारा का सारा प्रिंसिपल से इंडेमनीफाई करवा सकता है। एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट और एनी कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट टू द एजेंट। अगर मान लो उसने कोई गलत काम किया था या कोई क्रिमिनल एक्ट किया था तो क्रिमिनल एक्ट के लिए बिल्कुल भी प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। या फिर कंसिक्वेंसेस, हाउ कंसिक्वेंसेस, जैसे कोई एक्ट उसने किया था उसके बेस पे, फ्रॉड के बेसिस पे उसको पेनल्टी इंपोज हो गई तो कंसिक्वेंस हुआ वो, तो उसके लिए भी हमारा प्रिंसिपल एजेंट के लिए लाइबल बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कोज्ड बाय द प्रिंसिपल नेग्लेक्ट। अब प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से, अगर प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से एजेंट का कोई भी नुकसान हुआ हो तो एजेंट उससे कंपनसेशन ले सकता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट एंड राइट्स ऑफ एन एजेंट। उसके बाद प्रिंसिपल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी रहेगी थर्ड पार्टी के लिए, मतलब समझो ध्यान से। अब प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ एक्ट किया। अब थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी रहेगी? एजेंट की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी, जो भी रहेगी प्रिंसिपल की रहेगी और थर्ड पार्टी की रहेगी। एजेंट तो सिर्फ एक क्या कह सकते हो, कठपुतला है जो सिर्फ प्रिंसिपल के कहने पे काम करेगा, तो उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। सबसे पहला, प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स में प्रिंसिपल के बिजनेस के लिए कोई भी काम किया हो तो उसके लिए हमारा प्रिंसिपल लायबल माना जाएगा। प्रिंसिपल लायबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड द अथॉरिटी। एक्सीड द अथॉरिटी का क्या मतलब है? मतलब उसको मैंने 5 लाख का लोन लेने के लिए बोला था बट उसने ले लिया 8 लाख रुपए का, तो उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया। अगर वो अथॉरिटी सेपरेबल है तो प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा। मतलब जितना हमारा ऑथराइज, जैसे मान लो 5 लाख के लिए था ना, अब 8 लाख का लोन लिया है तो 3 लाख वो सेपरेट हो सकते हैं, मतलब वेव ऑफ कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं, तो 3 लाख के लिए प्रिंसिपल बाउंड नहीं रहेगा। बट जो 5 लाख है उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगा। बट अगर नॉन सेपरेबल है, ऐसा कोई एक्ट है कि पूरा का पूरा आपको 8 लाख रखना पड़ेगा, आप उस आधा लोन वापस नहीं दे सकते, तो उसके लिए प्रिंसिपल 1 रुपए के लिए भी बाउंड नहीं होगा। तो ये है हमारा, अगर एजेंट ने ऐसा काम किया जो उसको नहीं बोला गया था। If third party induced by the principal that the person is an agent, then principal will be liable। ये आ गया स्टोपल वाला। अगर प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को ऐसा रिप्रेजेंट किया था कि एजेंट को हर एक चीज की अथॉरिटी है, मतलब उसने ऐसा एक्नॉलेज किया था, रिप्रेजेंट किया था, तो ये मान लिया जाएगा कि एजेंट के पास उतनी 8 लाख रुपए की लोन लेने की अथॉरिटी थी। अगर मान लो प्रिंसिपल ने खुद ही बोल दिया हो या खुद ही ऐसा एक्ट कर दिया हो सामने वाले को जिससे कि उसको बिलीव हो कि एजेंट की अथॉरिटी है, then principal will be liable। Consequence of notice given to agent, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नोटिस का मतलब यहाँ पे है नॉलेज या फिर कोई बात बताना। अगर हमने एजेंट को कोई बात बताई है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि प्रिंसिपल को भी उसकी नॉलेज हो गई है, हमने वो प्रिंसिपल को बता दिया है। प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर द एजेंट फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और टोर्ट। फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन तो आपको पता है। टोर्ट क्या होता है? टोर्ट होता है सिविल रॉन्ग, कि पब्लिक का कोई नुकसान किया है एजेंट ने। तो अगर एजेंट ने सोसाइटी का कोई नुकसान किया है, सोसाइटी के साथ कोई फ्रॉड किया है, सोसाइटी के साथ कोई मिक्स रिप्रेजेंटेशन किया है, और अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो प्रिंसिपल हमारा लायबल माना जाएगा। सर समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाओ। कैसे? देखो, अब मेरा कोई सामान था, ठीक है, मेरे गुड्स थे, अब वो थोड़े से खराब हो रखे थे। एजेंट ने क्या किया, मेरे बेनिफिट पे उनको थोड़ा सा रिपेयर किया या पॉलिश किया और उनको सेल कर दिया। अब किया तो उसने फ्रॉड है सामने वाले के साथ, सही प्रोडक्ट उसने नहीं दिया, बट किया किसके लिए है वो? अल्टीमेटली प्रिंसिपल के लिए। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो प्रिंसिपल लायबल माना जाएगा। ओके। अब नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब ऐसा उसने काम किया ना तो इसमें मेरा बेनिफिट ना मेरे बिजनेस के लिए किया, तो प्रिंसिपल बिल्कुल भी लायबल बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल एनी मोर। तो हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल की क्या लायबिलिटी होगी फॉर द थर्ड पार्टी। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। मतलब इन हालातों में या इन केसेस में एजेंट की, सुनना ध्यान से, प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे, एजेंट की कब लायबिलिटी होगी वो बात पूछी गई है यहाँ पे। जनरली मैंने आपको क्या पढ़ाया
जनरली एजेंट की कभी भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, हमेशा प्रिंसिपल की ही होती है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे एजेंट की पर्सनल लायबिलिटी भी होती है। पहला, अगर वो फॉरेन प्रिंसिपल के तौर पे एक्ट कर रहा हो। सर कैसे? मतलब उसका जो प्रिंसिपल बैठा है वो फॉरेन में बैठा है, तो फॉरेन प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो काम कर रहा है, तो हमारा वही लाइबल माना जाएगा। या फिर एजेंट ने अपने प्रिंसिपल का नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब एजेंट ने अपने प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्या होगा? तो क्या उसने डिस्क्लोज ही नहीं है, थर्ड पार्टी को पता कैसे चलेगा कि कौन प्रिंसिपल है? तो अल्टीमेटली वही लाइबल होगा। फिर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल या फिर इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल। आपको याद है मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, शायद आपको ध्यान होगा इस बारे में, कि एजेंट जो हमारा है वो माइनर भी हो सकता है, बट प्रिंसिपल हमेशा मेजर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल हो, लेट्स से प्रिंसिपल ही माइनर हो, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी किसकी बनेगी? एजेंट की बनेगी। प्रिटेंडेड एजेंट, इफ द एजेंट प्रिटेंड टू बी एन एजेंट बट एक्चुअली ही इज नॉट एन एजेंट, मतलब ये इस्टोपल वाला केस। मतलब एजेंट अपने आप को कोई नॉट एजेंट, कोई पर्सन अपने आप को एजेंट अपॉइंट कर रहा हो या फिर एजेंट शो कर रहा हो सामने वाली पार्टी को, और सामने वाली पार्टी ने उसको बिलीव भी कर लिया कि ये बंदा एजेंट है, तो वो लाइबल माना जाएगा। व्हेन द एजेंट एक्सीड द अथॉरिटी, है ये हमने पढ़ा भी अभी, एजेंट एक्सीड करे अथॉरिटी से और वो सेपरेबल ना हो, तो एजेंट लाइबल माना जाएगा, प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। तो 5 ऐसे केस है बच्चों जहां पे पर्सनल लाइबिलिटी हमारे एजेंट की होती है। पहली, जब फॉरेन प्रिंसिपल के बेस पे वो एक्ट करे, जब वो प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज ना करे, जब हमारा प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट हो या फिर एग्जिस्ट ही ना कर, तो डेथ हो गई हो, या फिर प्रिटेंडेड एजेंट, मतलब एजेंट ने खुद ही सामने वाले को रिफ्लेक्ट किया हो कि मैं लाइबल रहूंगा, या फिर एजेंट एक्सीड द अथॉरिटी, एजेंट ने अपनी पावर के बाहर जाके काम किया हो। उसके बाद राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी, right of parties to a contract made by undisclosed agent. If person require the performance, third party have the same right. If principal disclosed before the completion of contract, third party may refuse to fulfill the contract. अब हम राइट पढ़ रहे थर्ड पार्टी की, कैसे? राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज एजेंट, मतलब अनडिस्क्लोज एजेंट कौन सा होता है? जिसमें ये डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरा प्रिंसिपल कौन है, मेरा प्रिंसिपल कौन है, ये एजेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया थर्ड पार्टी को, और प्रिंसिपल वो परफॉर्म करना चाह रहा है, तो प्रिंसिपल को अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो उसको वही टर्म्स एंड कंडीशंस में परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो थर्ड पार्टी के बीच में और एजेंट के बीच में हुई है। मतलब अगर एजेंट ने कोई काम किया बिना बताए कि मेरा कोई प्रिंसिपल भी है और प्रिंसिपल को वो काम करवाना है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में हुआ है वो एज इट इज प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अगर प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि ये बंदा प्रिंसिपल नहीं है, मैं प्रिंसिपल हूं, क्या बोला? मतलब थर्ड पार्टी को उसने बोल दिया कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये प्रिंसिपल नहीं, ये एजेंट है, प्रिंसिपल तो मैं हूं, और थर्ड पार्टी को मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना था समहाउ, तो यहां पे थर्ड पार्टी रिफ्यूज कर सकती है। तो ये था हमारा राइट ऑफ थर्ड पार्टी। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट सपोज्ड टू बी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैन एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट बिटवीन द एजेंट एंड थर्ड पार्टी। मैंने ऊपर में कवर कर दिया, बुक में अलग से दिया हुआ था, सो मैंने मेंशन कर दिया इसमें कि अगर मान लो सपोज टू बी प्रिंसिपल, मतलब ऐसा कोई एजेंट है जिसने शो किया है कि मैं ही प्रिंसिपल हूं, ठीक है, बट प्रिंसिपल को उससे फर्क ही नहीं पड़ता, प्रिंसिपल ने सोचा कि जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, मेरे हित में है वो, तो उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है subject to terms and condition between agent and third party. Option to third person, show the principal or agent. Right of the person dealing with the agent, personally liable. Consequence of inducing the agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable. पहला, यहाँ पे राइट दिया गया है कि जो पर्सन एजेंट के साथ डील कर रहा है वो प्रिंसिपल को शू कर सकता है। पहली बात, जनरली शू प्रिंसिपल को ही करेगा, कि एजेंट तो वैसे भी लाइबल नहीं होता है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि एक्सक्लूसिवली कौन बंदा लाइबल होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बाय लिखा हुआ था कि ये एक्ट आपने किया तो एजेंट लाइबल होगा, वो एक्ट किया तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, बस इतना सही है। तो ये हमने पढ़े राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको।
थोड़ा लेंथी भी है, सो इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको। देन रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब आप कह सकते हो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कह सकते हो आप, कि अब अथॉरिटी अब नहीं रही, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप अब नहीं रहा। रिवोकेशन बाय नोटिस, ठीक है, नोटिस देखिए भी हम रिवोक करवा सकते हैं। और इफ देयर इज एनी लॉस बोर्न बाय द एजेंट कंपनसेट बाय द प्रिंसिपल, और अगर एजेंट ने कोई लॉस बियर किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एजेंट को कंपनसेट करे। रेनंशिएशन बाय द एजेंट, रेनंशिएशन ये तो बात है रिवोकेशन की, प्रिंसिपल ने एजेंट को नोटिस दिया है कि अब आप मेरा काम नहीं करोगे। बट एक चीज बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एजेंट भी छोड़ के चला जाए? बताओ, क्या एजेंट भी छोड़ के जा सकता है? बिल्कुल सर, रेजिग्नेशन का कंसेप्ट ये तो होता है, वहां पे उसको रेजिग्नेशन बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं उसको रेनंशिएशन, कि एजेंट के द्वारा टर्मिनेट भी हो सकता है। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए वो अपॉइंट हुआ था वो बिजनेस ही कंप्लीट हो जाए। डेथ और इंसैनिटी, डेथ हो जाए या जिस बंदे को अथॉरिटी दी थी वो इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, तो भी एजेंसी रिवोक हो जाएगी। ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम, या टाइम एक्सपायर हो गया, मतलब मैंने बोला था कि आप 1 साल तक मेरे लिए अपॉइंटेड रहोगे, वो 1 साल एक्सपायर हो जाए, वहां पे भी हमारा जो एजेंसी है वो खत्म हो जाएगी। फिर डेथ और इंसैनिटी के रिपीट किया है उसने, ओके, तो ये है हमारा व्हेन द एजेंसी इज इररिवोकेबल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इससे पहले आप समझो, बड़े आराम से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा। इररिवोकेबल का क्या मतलब है? इररिवोकेबल का मतलब है कि कैंसिल कभी भी नहीं होगी। सर डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो एजेंसी का रिलेशनशिप ऐसा बन गया कि वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो क्या रहेगा? पहले एग्जांपल समझो। अब ए है, ए को कितना अमाउंट देना है? 10 लाख रुपए बी को देना है। ए ने बी को 10 लाख रुपए देने हैं, बट वो नहीं दे रहा। पर ए के पास एक हाउस था जो कि फॉर सेल था। अब उसने बी को बोला कि आप इस प्रॉपर्टी को बिकवाओ किसी भी तरह से, और जो प्रॉपर्टी के बिकने से पैसा आएगा उससे आप अपने 10 लाख रुपए एडजस्ट कर लेना। क्या मतलब? ए ने बी को अपॉइंट किया दोबारा से या फिर किसी और रिलेशनशिप से कि आप मेरी इस प्रॉपर्टी को बिकवाओ और जो इससे पैसा आएगा उससे आप अपना डेट सेट ऑफ कर लेना। तो मतलब यहां पे एजेंट का प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। तो इस टाइप का रिलेशनशिप अगर होता है तो वो एजेंसी चाहे इसकी डेथ क्यों ना हो जाए फिर भी वो रिवोक नहीं होगी। इसका जो राइट है वो इसके लीगल हायर को चला जाएगा। When the agent is personally interested in the subject of agency, अगर एजेंट पर्सनली इंटरेस्टेड हो तो किसी भी केस में एजेंसी रिवोक नहीं होगी। समझे? तो ये था हमारा एजेंसी इज रिवोकेबल, इररिवोकेबल। टर्मिनेशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द एजेंट बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट। अब एक चीज बताओ, मुझे रिवोकेशन करना बाय नोटिस, मुझे एजेंट को हटाना है, तो भाई मैं उसको हटाऊंगा कब? काम करने से पहले, काम करने के बाद? सर ऑब्वियसली बात है, काम करने से पहले ही हटाऊंगा। सो द आंसर इज कि अगर मुझे टर्मिनेट करना है, रिवोक करना है, तो वो मुझे एक्ट परफॉर्म करने से पहले हटाना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इफ टर्मिनेशन इज ड्यू टू डेथ ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट शुड एक्सरसाइज रीजनेबल केयर ऑफ प्रिंसिपल्स बिजनेस। अब ये बताओ, सडनली प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो एजेंट का क्या फर्ज बनता है? कि सारा बिजनेस उसका जब्त करके खा जाए? लाइक दैट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज एन ह्यूमैनिटी एजेंट को रीजनेबल स्किल्स अप्लाई करनी चाहिए और ईमानदार आदमी की तरह काम करना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ द एजेंट कोज टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट, तो वैसी बात है ना सर। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी, एजेंट ने सब एजेंट को अथॉरिटी दी वही काम करने के लिए। अब प्रिंसिपल ने एजेंट से अथॉरिटी वापस ले ली, क्योंकि सब एजेंट के पास अथॉरिटी रहेगी? कैसे रहेगी सर? क्योंकि सब एजेंट के पास वही तो काम था जो एजेंट को मिला था। अब एजेंट के पास ही वो काम करने की अथॉरिटी नहीं है, तो सब एजेंट के पास कैसे रहेगी? तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंट कोज टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट। तो ये थी अपनी लास्ट यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।